चैप्टर का नाम है चैप्टर 17 रहस्य मुक्ति। मतलब नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब कुछ रहस्य है जो समझ में नहीं आ रहा है। और ये समझ शब्द क्या है, ये बिगिनिंग में पहले पैराग्राफ से ही थोड़ा-सा उसी को कॉन्टेक्स्ट में रख के बाबा जी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये 15 पेज का चैप्टर है ना? 138 से शुरू होके 152 तक चलेगा। और पहले पेज पे जनरल बात करके ये सीधा काफ़ी जो है ना, इसमें जीवन क्रिया के बारे में डिटेलिंग है। ठीक है? तो मतलब हम आदमी को आदमी समझ में आ जाए, मानव को मानव समझ में आ जाए, मानव को मैं क्या हूँ खुद ये समझ में आ जाए। कोई कुछ करता है, क्यों करता है वो, है ना? ये सारा एक्चुअल में शरीर अपने आप नहीं चलता है। मतलब शरीर बायोलॉजिकली काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, लेकिन हम जो काफ़ी सारे वॉलंटरी काम करते हैं, है ना? वो किसी मान्यता के आधार पे, किसी समझ के आधार पे, कुछ सोच करके करते हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो पूरे मध्यस्थ दर्शन में जीवन क्रिया के रूप में बहुत अच्छे से लॉजिकल तरीके से रखा गया। और हम काफ़ी साथियों को ऐसा लगा कि हाँ, जब हम वो उस मॉडल को अपने सामने रखते हैं और अपने को एक्सप्लोर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये मॉडल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अपने को भी वैसा ही पाता हूँ और काफ़ी लोगों ने अपने को ऐसा पाया है। तो ये एक तरह से मॉडल का वैलिडेशन जो है वो अपने आप उसका प्रमाण जो है वो हो जाता है। और ये जीवन क्रिया जो है वो ऐसा है कि पूरी परंपरा में पूरे हमारे जितने भी अध्यात्म के लिटरेचर है, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी परंपरा में, किसी भी धर्म में, वो इसको जीवन क्रिया को इस तरह से एड्रेस किया गया हो, ऐसा हमारी जानकारी में कहीं पर भी नहीं है। तो जीवन को इतनी स्पष्टता के साथ में इस तरह से मॉडल के रूप में हम देख पाएँ, तो ये जो है ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा लगता है। तो इसको हम पढ़ेंगे और जैसे हम करते हैं डिस्कस करेंगे। कल भी हमने बात की थी, मैं पहले भी कहता ही रहता हूँ कि जब हम पढ़ें इसको तो नाउ आई थिंक कि आप में से भी ना मतलब जिसका भी अपने में लगे कि थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं या कुछ कॉन्फिडेंस बन रहा है या पूरा ना भी बना हो, तो जैसा-जैसा भी समझ में आता हो किसी-किसी अनुभूति को, यो आधे पेज को पढ़ने के बाद में आप अपनी तरफ से भी रखें कि हिंदी में ही जैसा लिखा है और जितना अभी तक हमारी बैकग्राउंड बन गई है, तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले में, उस प्रोसेस में आप जब व्यक्त होंगे, तो आपकी अपनी योग्यता भी सबकी बढ़ेगी। और मेरे को लगता है कि हम सब चाहते भी इवेंचुअली वही हैं कि अपने को समझ आए और उस समझ को हम भी व्यक्त कर पाएँ। तो ऐसे करते हुए ये अब एक छोटी-सी बात है कि इसमें पूरे चैप्टर में कोई डायग्राम नहीं है। तो वी इफ रिक्वायर्ड, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, हम जीवन क्रिया वाला डायग्राम जो है वो उसको भी रेफर कर लिया करेंगे। तो वो भी मैंने खोल के रखा हुआ है। आप में से किसी के पास में विकल्प एवं अध्ययन बिंदु पुस्तक अगर है, तो उसको साथ में रख लें। उसमें ये वाला डायग्राम था पेज नंबर 19 के ऊपर। जीवन जागृत जीवन की 10 क्रियाएँ। तो जो लेफ्ट साइड है उसको प्रत्यावर्तन कहा है, वो नीचे से ऊपर हो रहा है। राइट साइड वाला जो है उसको परावर्तन कहा है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 5 लेयर्स हैं। इसके बाद में जीवन बल लिखा, तो हम नीचे से जैसे पढ़ते हैं तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये जीवन बल है। और इसके अकॉर्डिंगली जीवन शक्ति जो है वो आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा और प्रमाण। उसके बाद में जब वो 10 क्रियाओं की बात करते हैं, तो ये 10 क्रियाएँ जो हैं, ये बीच के 2 कॉलम्स में 10 क्रियाएँ हैं। तो मन में होने वाली 2 क्रियाएँ जो हैं, वो आस्वादन और चयन है। वृत्ति में होने वाली तुलन और विश्लेषण है। तो भ्रमित मानव में जब साढ़े 4 क्रिया कहते हैं, तो उसमें तुलन में आधी क्रिया बताते हैं कि प्रियाहित लाभ और न्याय धर्म सत्य में से न्याय धर्म सत्य वाला पार्ट जो है, वो डोरमेंट रहता है ना? वो सोया रहता है, इसीलिए उसको मतलब जब वो जागता है या जगाए हम उसको उसकी तरफ ध्यान देते हैं, फिर उसी को जागृत जीवन जो है वो कहा गया। तो तुलन में प्रिय हित लाभ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट काम करता ही रहता है। जागृति के लिए न्याय धर्म सत्य का पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है। फिर चिंतन और चित्रण जो है ये चित्त में होने वाली क्रियाएँ हैं, बुद्धि में बोध और संकल्प और आत्मा में अनुभव और प्रामाणिकता। तो ये जो है ये हमारे को याद ही रहे तो अच्छी बात है, बीच में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सामने इसको थोड़े फॉर अ फ्यू मोमेंट सामने रख भी लिया करेंगे, अगर कभी ज़रूरत पड़े। और साथ में मैंने एक
और भी जो है वो खोल लिया है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ ताकि हमारा एक बेसिस बना रहे कि जब हम जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं और जीवन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो एक दूसरी तरह से ऐसे भी हम लोगों ने अपने प्रेज़ेंटेशन में काफ़ी रखा है कि जो ये बीच में कलर्ड वाला पार्ट ही जीवन परमाणु है, इसको भी जैसे बिल्कुल एक परमाणु रहता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, आत्मा को ही मैं भी कहा गया है। ठीक है? तो मैं क्या हूँ? तो मैं जीवन परमाणु का मध्यांश जो है वो मैं हूँ। तो जब हम अनुभव दर्शन पुस्तक पढ़ेंगे तो उसकी ओपनिंग पेज में ही फर्स्ट 2-3 लाइन में ही जो है वो बाबा जी बड़े अच्छे से लिखते हैं कि मैं और मेरा की क्लैरिटी बनानी बड़ी ज़रूरी है। तो भाषा में भी हम यूज़ करते हैं मेरा मन, है ना? मेरे विचार, मेरी बुद्धि। तो मेरा मन जैसे ही बोलते हैं तो ऐसा ही एकदम से ऐसा लगता ही है स्वाभाविक रूप में कि मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है। तो मन की ओनरशिप किसी और के पास में है, मैं कुछ और हूँ, है ना? मेरा शरीर, तो मैं शरीर नहीं हूँ, है ना? मेरा दिमाग ऐसा है ना? तो मेरा दिमाग मतलब मैं दिमाग नहीं हूँ, है ना? मेरे विचार मतलब मैं विचार नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो मैं एक बिल्कुल इस जीवन परमाणु का मध्यांश हूँ। मैं तृप्त होना चाहता हूँ, इसके लिए ये सारे रिसोर्सेज़ हैं, है ना? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है, ये मैं की तृप्ति के लिए है। तो जब ये वाला पार्ट क्लियर नहीं रहता है, तो जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो फिर मन जो है वो शरीर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ और बाहरी दुनिया की तरफ, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान बना रहता है ना? तो मैं इग्नोर हो जाता है क्योंकि मैं के बारे में हम अवेयर ही नहीं है, ये सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है। तो हम शरीर से, इंद्रियों से तृप्त होना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती जो है वो हम इसको अपने में भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं और अपने आस-पास भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये वाले डायग्राम्स हमने पास्ट में देखे हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे-आगे चल के, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब जो है मैं वापस मानव व्यवहार दर्शन पे आ जाता हूँ और आप में से अगर कोई इसका पहला पेज एक बार पढ़ ले और फिर हम उसको बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ लेता हूँ जी। ठीक है भैया। और पढ़ते-पढ़ते सोच भी लीजिए कल हमने ये भी कहा था और मैं इसको 1-2 बार अभी फिर से रिपीट करूँगा हर सेशन में कि अगर हो सके तो जो हमने 1-2 पेज मोस्टली मैंने देखा है एवरेज हमारी 2-3 पेज से ज़्यादा तो एक दिन में कवर नहीं कर पाते हैं। तो अगर हो सके आप लोग सेशन में आया करें, तो इन 2-3 पेजेज़ के ऊपर एक हल्की-सी पहले नज़र मार लिया करें। ज़्यादा देख पाएँ तो वो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक ग्लांस कर सकें ताकि अपने कुछ यू कैन गैदर योर थॉट्स और फिर आप में से जो भी पढ़े, तो जो पहले से भी थॉट्स आए हों, जो जो भी पढ़ते टाइम आए, उसको अपना इंटरप्रिटेशन थोड़ा-सा रखेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो रजत भाई शुरू कीजिए। जी भैया। अध्याय 17, रहस्य मुक्ति। समझ को प्रकट ना करना या ना कर सकना या समझ संपन्न नहीं हो पाना ही रहस्य है, तथा इसके लिए जो अक्षमता है उसे रहस्यता संज्ञा है। इकाई क्रिया है। मानव ही सहस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण समझ संपन्न होता है। जागृत मानव भ्रमित मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त कर स्वयं के जागृति को प्रमाणित करता है। प्रत्येक इकाई का सर्वांगीण दर्शन उसके रूप, गुण, स्वभाव व धर्म से होता है। इनमें से रूप, गुण और स्वभाव समझ में आता है और धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है। जो अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध अनुभव से अनुभव के संभावना पूर्ण आदेश, संदेश एवं निर्देश व अध्ययन से ही संभव है। जीवन में अनुभव सहअस्तित्व में होना स्पष्ट है। अनुभव मूलक विधि से पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा संज्ञानशीलता पूर्वक व्यवस्था में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। इसी आधार पर मन में मूल्यों का आस्वादन क्रिया संपन्न होता है। तब क्रियाशीलता अर्थात सहअस्तित्व समाधान प्रधान रूप से प्रमाणित होता है। यही मूल्यों के आस्वादन के रूप में परिलक्षित होता है।
यही निरंतर सुख का प्रमाण है और संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदना नियंत्रित होने का प्रमाण है। जीवन सदा सुख की पिपासा से त्रसित रहता है। सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा ये इसको कैसे बोलेंगे संजीव भैया? अजस्र बोल सकते हैं भैया। अजस्र प्रयत्न के पश्चात भी उसकी सुख की अक्षुण्णता या निरंतरता ना हो पाने के परिणाम स्वरूप ही ऐसे सुख की निरंतरता ही की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है, जिससे सुख की निरंतरता होती है। यही कारण है कि मानव अपने से अधिक जागृत से संपर्क एवं संबंध के लिए प्रयत्नशील रहता है। रहस्यता का उन्मूलन चैतन्य पक्ष यानी बौद्धिक के जागृति के स्तर पर आधारित है। चैतन्य पक्ष यानी बौद्धिक सहज जागृति स्तर भेद से उसकी अवस्थाएं हैं। बौद्धिक विकास पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत तथा अजागृत भेद से है। इसे ही पूर्ण चेतन, चेतन, अर्ध चेतन, अल्प चेतन तथा अचेतन के नाम से भी संबोधित किया गया है। चैतन्य इकाई में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा ये 5 बल अविभाज्य हैं। बस भैया रजत भाई यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो है ना एक्चुअल में जीवन क्रिया का जो है ना वो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया है। तो अब पहला एक पेज जो है वो एक तरह से एक कॉन्टेक्स्ट रखा है, उसकी बात करें, फिर इसके बाद में यहाँ आएंगे तो डिटेलिंग जो है जीवन क्रिया की, इसको फिर नेक्स्ट राउंड में लेते हैं। तो बढ़िया, थैंक यू। बताएं भैया रजत भाई सबसे पहला मौका आपको ही कि ये जितना एक पेज पढ़ा है, एक पेज और अगले पेज की 2 अनुभूतियां, इसमें से जिस भी चीज को आप जैसा इंटरप्रेट कर रहे हैं या जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, कहीं जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई उदाहरण दिखता हो, अपने शब्दों में कुछ रखना चाहें तो जरूर रखें। थोड़ा सा समय दें चिंतन के लिए, मैं ज्वाइन कोई करता नहीं, हूँ जी। ठीक है। तब तक किसी और को इसमें से जो भी चीज जैसा इंटरप्रेट होके लग रहा है वो अपने हिसाब से रखना चाहें तो रखें, है ना। और ऐसे बीच में से ढूंढने की बजाय कोई भी कोशिश करें तो पहली अनुभूति को ही सबसे पढ़ ले, लॉजिकली तो यही रहता है, और इसको देखें कि इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर है ये कन्वेंशनली जब आध्यात्म की बात करते हैं हम, या किसी भी इस तरह के जब हम कभी कभी डिस्कोर्स में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें रहस्यमय हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पर जो पहले जो अनुभूति है वो यही कह रहे हैं कि एक्चुअली वो रहस्य है क्या, और वो रहस्य ये है कि अगर समझ को प्रकट ना कर पाना, या मतलब उस रहस्य को एक्चुअली रखा गया है हमको समझने के लिए कि रहस्य अगर रहस्य की संज्ञा है क्या, उसको रहस्यता हम कैसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक। उस चीज को रखा गया है। तो अब इसको वर्ड बाय वर्ड लेके चले, मतलब तो वो क्या रखा गया है रहस्य को, वो भी थोड़ा सा देखें। जी, समझ को प्रकट ना करना या ना कर सकना या समझ संपन्न नहीं हो पाना ही रहस्य है, तथा इसके लिए जो अक्षमता है उसे रहस्यता की संज्ञा है। है ना। तो पहले वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं, इतने को देख लें, इसको देखें कि कैसे देख रहे हैं। आई थिंक एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं कि कोई चीज सामने आती है तो उसके पीछे कारण जानने की कोशिश रहती है, क्यूरियोसिटी बिल्ड रहती है। तो जब वो कारण सामने नहीं आ पाता है तो वो अधूरा रह जाता है, और उसके बाद फाइनली उसको रहस्य की संज्ञा दे दी जाती है कि इसके आगे हमें नहीं मालूम है। आई थिंक हिस्ट्री से एग्जांपल्स ले सकते हैं, जब तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी या फिर
स्लोली ग्रेजुअली साइंस की वजह से हमें आंसर मिलने शुरू हुए, तब वो रहस्य से पर्दा हटना शुरू हुआ। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आस्था में बात रहस्य रह जाता था और आस्था में कन्वर्ट हो जाता था। जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, या फिर जो ह्यूमन बीइंग्स को जो फिजिकल कोई बीमारियां होती थी, जैसे कुष्ठ रोग है या हैजा है, तो वो इस टाइप से बोला जाता था कि ये किसी देवी का प्रकोप आया है। ठीक है, इसमें मैं बोलूँ हाँ जी, क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई। मेरे को जीवन विद्या एक परिचय किताब के अंदर ना जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने 3 ज्ञान की बात करी थी। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान और जीवन दर्शन ज्ञान। तो ऐसा लगता है कि आई थिंक ये जो 3 डायमेंशन, जो 3 एस्पेक्ट्स हैं दर्शन के, ये कि ना होलिस्टिक व्यू पॉइंट देता है लाइफ को जीने के लिए। तो ये जो मतलब तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा ना, तो रहस्य बना ही रहेगा। इन तीनों में से कोई तीनों मिसिंग हो, कोई 2 मिसिंग हो, कोई 1 मिसिंग हो, अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो वो रहस्य बना ही रहेगा। मतलब सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मतलब अगर हमको ये नहीं पता कि जागृति क्रम जागृति या फिर विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति कैसे है, और इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, और हम मानवीयतापूर्ण आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब ये तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, और मतलब बिना तीनों के हुए एक साथ हुए, मतलब वो रहस्य बना ही रहेगा। तो ये मैं तो इसको रहस्य को इस तरीके से बढ़िया, परसीव कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये अच्छा रहा, सबने अपने अपने तरीके से रखा। मैं मतलब जैसे मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ जो हाईलाइट किया हो, तो मेरे को मतलब ना इसमें भी 3 पार्ट्स दिखते हैं, है ना। समझ को प्रकट ना करना, या समझ को प्रकट ना कर सकना, मतलब, और फिर तीसरा है या समझ संपन्न नहीं हो पाना, है ना। तो समझ, तो काफी जो है ना, परंपरा में काफी सारी बातें हुई हैं जो हम सबके अपने में प्रश्न भी बने रहते हैं। परंपरा में जिसे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की बहुत बातें हुई हैं, है ना। अच्छाई बुराई की बहुत बातें हुई हैं, और फिर ये भी हुआ है कि एक दया भाव भी रहना चाहिए, फिर ये भी रहा गया कि बुराई को मार ही देना चाहिए। तो काफी बार आदमी जो है ना, वो मतलब एक आम आदमी उलझ कर रह जाता है कि भैया दया भाव होना चाहिए था या उसका वध कर देना चाहिए था दुष्ट आदमी का, ठीक है। और फिर ये भी आता है कि भैया लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो बुरे को अच्छा किया कैसे जाए। अब एक बात तो बता दी गई कि भैया जिसे कहते हैं कि ये ऐसा करो, लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैसे करें, सब प्यार से रहो। अब सब प्यार से रहो, ये तो बात रखी गई, अब कैसे रहें ये वाली क्लैरिटी जो है वो नहीं बन पाई। तो या तो बताने वाले को पता था और वो जानबूझ के हमें नहीं बता रहा था, एक तो संभावना ये बनती है, जिसको ना हम कमर्शियल अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रेड सीक्रेट कहते हैं कि भैया मेरे को कुछ मालूम है, लेकिन काफी बार ना कई कई लोगों का एक ऐसा रहता है कि भैया मेरे पास में कुछ फॉर्मूला है, मेरे पास में कोई ट्रिक है, वो अगर सबको पता चल जाएगी तो मेरी महत्व जो है वो कम हो जाएगा। तो किसी को कुछ नॉलेज है लेकिन वो नॉलेज देना नहीं चाहता, तो ये हो गया समझ को प्रकट ना करना, मतलब ऐसा मानने के किसी के पास में समझ है लेकिन वो प्रकट कर नहीं रहा, है ना, जानबूझ कर नहीं कर रहा। दूसरा है समझ को प्रकट ना कर सकना, मतलब वो इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस, पता नहीं शायद उसको मालूम हो, शायद वो बताना भी चाहता है लेकिन वो बता नहीं पा रहा। तो अच्छा बुरा क्या होता है, प्यार से कैसे रहते हैं, आत्मा परमात्मा क्या होती है, अब काफी सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, हो सकता है उनको पता हो लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। या फिर समझ संपन्न हो ही ना पाना, यही मान लिया जाए ये कि भाई ये जो है वो समझ आई ही नहीं है, जो जो कई प्रश्न है जिनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है इसको बाबा जी कह रहे हैं कि ये रहस्य की कैटेगरी में आ रहे हैं, कि कुछ चीज समझना चाहता हूं, है ना,
या तो समझाने वाला समझाना चाहता नहीं है, या समझा पा नहीं रहा है, या उसको भी समझ नहीं है। तो ये सारे को रहस्य, तो अब मेरे को क्लियर नहीं हुआ एंड में, तो मेरे लिए वो रहस्य रह गया, और मैं रहस्य मुक्ति चाहता हूँ। मानव जो है पूरे मानव, ये ज्ञानावस्था की जो इकाई है, ये मध्यस्थ दर्शन में ऐसा प्रस्तावित है ही, और हम अपने में इसको अच्छे से देखेंगे कि चारों अवस्थाओं में से मानव ही अस्तित्व में ऐसी इकाई है जो पूर्ण अस्तित्व को समझना चाहता है और समझ भी सकता है। बाकी तीनों अवस्थाओं में ये चाहना भी नहीं दिखती है, ठीक है, और योग्यता भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, मतलब पोटेंशियल भी नहीं है ना। तो ये सारी बातें हमें जीवावस्था में नहीं दिखती हैं कि भैया हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, भगवान होता है कि नहीं होता है, ऐसे जीवावस्था के प्रश्न नहीं है, प्राणावस्था में भी नहीं है, और है ना, और उससे पहले पदार्थावस्था में तो है ही नहीं। तो ये सारा जो है ये रहस्य है, और इसके लिए जो अक्षमता है, जो इनेबिलिटी है, उसको रहस्यता कह रहे हैं, और मानव रहस्य से मुक्ति चाहता है। मतलब मैं जब इसको देखता हूँ तो मैंने इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा देखा, इन एडिशन टू जैसा जैसा आपने भी रखा, उसके साथ में कंबाइन करते हुए इसको जैसे जैसे हम दोबारा दोबारा पढ़ेंगे, अपनी और हम क्लियरिटी जो है वो बढ़ाते हुए चल सकते। तो इतना ठीक है रजत भाई? जी भैया। भैया मैं ऐसे ही बस ऐड करना चाह रही थी छोटा सा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जो बाबा जी का जो मतलब थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है, मतलब डिटेल में नहीं पता, बट शुरू में जब उनके अनुभव के बाद 1970s में जब वो यात्रा करते थे, लोगों को समझाते थे, तो किसी को समझ ही नहीं आता था कि वो बोल क्या रहे हैं। फिर जाके मतलब प्रोफेसर सत्यपाल जी कुछ समझे, और वहां से वो शुरू हुआ समझाना। तो जो ये है ना, मतलब प्रकट न कर सकना, मतलब हम संपन्न ही नहीं हो पा रहे थे लोग समझने के लिए वो बोल क्या रहे हैं। फिर जाके आई थिंक मतलब जो ये बुक्स की लिखी है, इसमें मतलब इकाई क्रिया है, मतलब मैं इसी में अटक गई इस 3 वर्ड्स में, मतलब इतना पावरफुल है ये। तो इसको एक्सप्रेस करना भी बहुत ही बड़ी चीज है, मतलब जो ये ज्ञान मिला बाबा जी को, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया। जैसे आपने कहा कि पहले लोगों को पता था, मतलब ऐसे नहीं, मतलब अनुभव बहुत लोगों को हुआ होगा, बट ऐसे वर्ड्स में डालना तो हम पहली बार ही देख रहे हैं। मतलब बढ़िया, ठीक है। अब बताएं ये दूसरी वाली अनुभूति से क्या इंटरप्रिटेशन बन रहा है आप लोगों का? मैं बोलूं भैया? हाँ हाँ बिल्कुल शिल्पा दीदी। जैसे उन्होंने बोला इकाई क्रिया है, अब जो पहले अनुभूति में बोला समझ संपन्न नहीं हो पाना, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि जो समझ संपन्न होना है वो अनुभव मूलक विधि से ही सह अस्तित्व में होती है। तो मतलब इस तरह से उन्होंने पहली अनुभूति से उस चीज को जोड़ा है इस वाले में। और जो जागृत मानव है उसका प्रमाण भ्रमित मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त कर, मतलब वही उसका प्रमाण होता है। तो इस तरह से इसमें उन्होंने एक जागृत मानव और इकाई में जो क्रिया हो रही है उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और कोई, और किसी का ध्यान कुछ जा रहा हो अपने शब्दों में? भैया इकाई क्रिया है, हाँ जी, और व्यापक शून्य है। हाँ जी, ये डिस्टिंक्शन यहाँ पे दिखता है। बिल्कुल ठीक बात है, बढ़िया बढ़िया दीदी, और इलेबोरेट करें। क्योंकि इकाई क्रियाशील है, उसका शुरू होना मतलब, और मतलब मैं इन शब्दों में नहीं रख पाती हूँ, बट हाँ वो स्टार्ट होती है, जीती है, फिर उसका लय भी हो जाता है। इकाई का ये तीनों प्रोसेस हम देखते हैं क्योंकि वो क्रियाशील है, और वो तीनों में आई थिंक मैं इससे ज्यादा नहीं रख पाऊंगी अभी। तो ठीक है दीदी, वो जो अपना एक स्थिति सत्य है ना, 3 सत्य जो है, कल भी आए थे हमारे रीडिंग में। तो स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य। तो जो पहला वाला है स्थिति सत्य, वही परम सत्य के रूप में रखा गया है कि जो है अस्तित्व क्या है, व्यापक में जड़ और चैतन्य प्रकृति। ठीक है, तो व्यापक क्रिया शून्य है और प्रकृति जो है वो क्रियाशील है, और प्रकृति ही में ही इकाइयां हैं। तो जड़ इकाइयां हैं और चैतन्य इकाइयां हैं, हर इकाई जो है वो क्रियाशील है।
ठीक है, ये एक समझने की बात है। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। मेरे ऊपर एक पंखा है, अब ये पंखा नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है तो इसमें पूछें कि कोई क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, तो एक इनिशियल जवाब शायद जो है ना वो ऐसा आ जाएगा कि कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन फिर जब हम कहें कि ये पंखा जो है ये एटम से बना है कि नहीं बना, तो जवाब आएगा कि एटम से बना है। फिर हम कहेंगे कि एटम्स घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, तो फिर जवाब आएगा कि एटम्स तो घूम रहे हैं। तो फिर पूछेंगे अब बताओ ये पंखे में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, तो फिर लगता है कि यहाँ पंखा तो करोड़ों एटम से बना है और सब एटम्स घूम ही रहे हैं, तो अब समझ में आता है कि पंखे में भी क्रिया हो रही है, बेशक पंखा चल ना रहा। तो हर चीज एटम से बनी है, हर जड़ इकाई, और फिर चैतन्य इकाई भी अपने आप में चैतन्य परमाणु ही है, जिसको जीवन परमाणु कह रहे हैं, ये भी परमाणु है। तो ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये सब आत्मा के आत्मा क्रियाशील है। तो हर इकाई क्रियाशील है, हर इकाई क्रिया है, इस तरफ जो है वो ध्यान दिला रहे हैं। क्योंकि हमें पूरा अस्तित्व समझना है, तो अस्तित्व में व्यापक और इकाइयां सिर्फ यही है ना, तो समझना है। तो मानव ही सह अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से, है ना, अनुभव मतलब सह अस्तित्व में अनुभव, अस्तित्व क्या है ये समझ में आ जाए, इसी से ही, इसी को ही संपूर्ण समझ संपन्न कह रहे हैं। जो जैसा है उसको वैसा जान लेना, दिस इज इक्वल टू समझ, और जो जैसा है उसको अन्यथा मान लेना, वो हो गया भ्रम। तो भ्रम और समझ को मध्याचार्य ने बड़ा क्लियरली बताया, जो जैसा है उसको वैसा जान लेना, ये समझ। तो अस्तित्व कैसा है, अस्तित्व में जड़ संसार कैसा है, जड़ प्रकृति कैसी है, और अस्तित्व में चैतन्य प्रकृति कैसी है, बस ये समझ में आ जाए तो आदमी संपूर्ण समझ संपन्न हो ही गया, है ना। अस्तित्व तो यही है, व्यापक में जड़ और चैतन्य इकाइयां। ठीक है, तो एक तरह से सिलेबस रख रहे हैं। जब पहली लाइन में लिखा कि समझ के बारे में थोड़ा सा रहस्य रहता है, तो समझ का सिलेबस क्या है भैया, पूरा अस्तित्व ही समझना था। अस्तित्व को पहले 3 ब्रॉड कैटेगरीज में देख लिया, व्यापक, और व्यापक में जड़ और चैतन्य इकाइयां। इसको सह अस्तित्व को समझ लेना, अनुभव मूलक विधि, मतलब सह अस्तित्व में अनुभव हो गया, सह अस्तित्व समझ में आ गया, इसी को ही संपूर्ण समझ संपन्न कह रहे हैं। और एक बार जिसको समझ में आ गया तो उसको हम जागृत मानव कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में। वो फिर भ्रमित मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त करके स्वयं के जागृति को प्रमाणित करता है। अगर मुझे इंग्लिश आती है तो इसका प्रमाण क्या होगा, मैंने किसी को इंग्लिश सिखा दी। मुझे कार चलाना आता है, इसका प्रमाण क्या हुआ, मैंने कार चलाकर दिखा दी, और किसी को सिखाना था तो सिखा भी दिया। तो जागृत मानव है, इसका प्रमाण क्या हुआ, जागृत मानव वो दूसरे के भ्रमित मानव के जागृति, उसको जागृति का मार्ग दिखा पाए, उसको जागृत कर पाए, उसकी जागृति में सहयोग कर पाए, तो ये अपनी जागृति का प्रमाण। जी भैया, भैया जो इकाई क्रिया है, हाँ जी, क्या इसके अंदर ये भी छुपा हुआ है कि इकाई जो है वो इम्परमानेंट है या इम्परमानेंस है, और वो गतिशील है टुवर्ड्स, जैसे हम बोलते हैं गठनपूर्ण, और जो जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो उस तरफ भी इंडिकेशन है कि तो पहले ना इकाई का कैटेगराइजेशन कर ले। इकाई जो है वो जड़ इकाई और चैतन्य इकाई, बस ये 2 ही तरह की इकाइयां हैं, है ना। ये अदरवाइज जो है वो मतलब इकाई इम्परमानेंट में भी मामला थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाता है। 2 तरह की इकाइयां हैं, जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां। तो जड़ जो है वो जो है ना वो इम्परमानेंस वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको मध्यस्थ दर्शन में भी कहा गया है, और बाकी परंपराओं में भी इस चीज को इसी तरह से रखा गया है। जड़ मरणो धर्मा, है ना, जड़ में मरना जो है वो इंक्लूडेड है, ये उसका धर्म है ना। तो इकाई के रूप में, एक बॉडी के रूप में परमानेंस नहीं रहेगी, लेकिन एटम बना रहेगा। तो जब वो विरचित होगी, जब वो हम उसको क्या कहें कि पहले कोई इकाई बनती है, तो बनने के बाद में जब विरचित होगी, जब बिगड़ जाएगी, है ना, तो
वो इकाई नहीं रहेगी, लेकिन इकाई जिन एटम्स से मिलकर बनी थी वो एटम्स अभी भी एग्जिस्टेंस में है। ये जो है ये एक ध्यान देने वाली बात है, मतलब ये इतनी स्पष्टता के साथ में हमारे में रहे कि इकाई नहीं रहती, लेकिन इकाई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एटम के रूप में है वो बने रहते हैं। इकाई मरती है, इकाई नष्ट होती है, एटम नष्ट नहीं होता है। ऐसा जो है यहाँ पर प्रस्तावित है, और जितना हम सोचते भी हैं ध्यान जाता है तो बात ठीक लगती है। फिर आता है चैतन्य इकाई के ऊपर। अब चैतन्य इकाई को अमर बोला है ना, और जब चैतन्य इकाई को अमर बोल रहे हैं तो एक्चुअल में एक तरह से देखें तो चैतन्य इकाई क्या है, एक परमाणु है। तो परमाणु तो जड़ में भी अमर ही था, है ना, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि परमाणु का विरचना नहीं होती, परमाणु की वो कंस्ट्रक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है, उसके मिल करके अलग अलग बॉडीज बनती हैं। और एक ही एटम आज जो है अगर उसमें सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कल उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे तो उसका आचरण भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इन दैट सेंस जो है वो एटम जो है वो मरणशील है, तो इतना जो है वो है। तो ये सब क्रियाएं एटम्स में हो रही हैं और एटम से बनी हुई वस्तुओं में हो रही हैं। तो प्रकृति में क्रियाशीलता है, व्यापक क्रियाशील है। ये जो है ना ये आधार है बेसिकली फाउंडेशन के रूप में। थैंक यू भैया। ठीक है, अगला कोई पढ़े और फिर इसके बारे में भी प्लीज बताएं। रखेंगे यहाँ पर जो बात रखी गई है वो है कि कोई इकाई जो है उसका जो दर्शन है वो 3 एट्रीब्यूट्स में है, जिसका रूप, गुण और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रूप, गुण, स्वभाव और धर्म से होता है। इसमें से रूप, गुण और स्वभाव तो इजी है समझना, लेकिन धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है। इसको मैं शब्द से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप में चीज क्लियर है एक्चुअली, जो हम पढ़ते आए हैं पहले से। तो अनुभव जो है, जो अनुभव मात्र इकाई द्वारा एक प्रक्रिया अनुभव, ये इसका थोड़ा सा आप रख दें आगे का। शिल्पा दीदी आप कुछ अनम्यूट कर रहे थे, आप रखना चाहते हैं? नहीं भैया, मैं एक्चुअली वही पूछ रही थी कि जो आदेश, संदेश एवं निर्देश, ये थोड़ा सा अगर इस पे आप हाँ कर। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं कि प्रत्येक इकाई का सर्वांगीण दर्शन, मतलब सर्वांगीण मतलब उसके हर अंग का दर्शन, उसका फ्रॉम ऑल एंगल्स, उसको पूरा का पूरा हम समझने जाएं किसी इकाई को, तो हर इकाई अपने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ में है ना। तो हमें ये जो है ये समझ में है। धर्म जो है वो अवस्था के अकॉर्डिंग है। तो मानव जो है जो ज्ञानावस्था है ये सुख धर्मी है, जीवावस्था जो है वो जीने की आशा के साथ में, जीने की आशा ही उसका धर्म है। प्राणावस्था जो है वो उसमें ग्रोथ या पुष्टि जो है वो बढ़ना, वो उसका धर्म है। और जो पदार्थ अवस्था है उसका अस्तित्व धर्म है, बने रहना, है ना। पदार्थ बना रहता है, इकाई के रूप में नहीं बना रहता, लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के रूप में बना ही रहता है। तो किसी भी इकाई को हम रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के एंगल से जब समझते हैं तभी वो पूरा समझ में आता है। इनमें से रूप, गुण और स्वभाव समझ में आता है, ठीक है, इसके बारे में बात हो। और धर्म जो है ये इवेंचुअली अपने अंदर ही स्पष्ट होता है, सूचना मिल सकती है ना। तो हम इसका बार बार एग्जांपल लेते हैं कि मानव सुख धर्मी है, ये अपने अंदर कितनी क्लियरिटी के साथ में हम देख पाते हैं कि इसके साथ में हम कितनी निरंतरता के साथ में बने रहते हैं, है ना। कितनी बार मेरे को ये लगता है कि भैया हमारे देश वाले तो सुखधर्मी है, ये पड़ोसी खराब है ना। या अपने और जो दूसरे भी कई बार संबंधों में भी लगता है कि भैया ये दूसरा आदमी जो है ना, ये इसका तो धर्म मेरे को तंग करना ही है ना, मतलब ये मेरे को दुख देने के लिए बना है। तो दूसरे का धर्म मेरे को दुख देना नहीं है, दूसरा भी सुखी होना चाहता है,
उसको सुखी होना आया नहीं। ठीक है, तो मानव सुख धर्मी है, इसमें कोई शंका ना रहे, ये अपने में अनुभव की चीज है। तो ये अपने में ही टटोल कर पता चलेगा कि भैया मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा, या इस तरफ बढ़ भी रहा हूं, या आज भी वही हूं जहां 2 साल पहले था या 5 साल पहले था। अभी भी मेरे को किसी धर्म वाले सुख धर्मी नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि हर एक का अपना अपना एजेंडा है, अरे मानव तो सेल्फिश ही है ना। फिर ये बड़ी सारी भाषा जो चल रही है वो जो है ये इससे अगेंस्ट वाली भाषा है। यहाँ पर मतलब क्या कह रहे हैं, मानव सुख धर्मी है, हर एक मानव सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए ही प्रयासरत है। वो सुखी होना नहीं आया है, इस प्रोसेस में गलतियां कर रहा है, जानबूझकर गलती नहीं कर रहा है, चाहना में कमी नहीं है, योग्यता में कमी। तो ये धर्म की जो है ये अनुभूति ही संभव है, ये इवेंचुअली खुद को ही पता चलता है कि हाँ ये मेरे में सेटल हो गया है। तो मानव सुख धर्मी है, सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। ये जो है यहाँ पर मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये देखने की बात है। धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है, और ये कैसे संभव है, अनुभव प्राप्त इकाई, मतलब जो अनुभव संपन्न मानव है वो एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में तो एक प्रोसेस के द्वारा वो अपने अनुभव की पॉसिबिलिटी के बारे में हमको जानकारी देते, जो जागृत, जो अनुभव संपन्न होना चाहते हैं उनको एक आश्वासन देते हैं कि भाई हाँ तुम भी अनुभव संपन्न हो सकते हो। अनुभव प्राप्त इकाई मतलब अनुभव संपन्न, जिसको अनुभव प्राप्त हो चुका है, जैसे इस केस में हम आदरणीय नागराज जी को इस जगह पर रख रहे हैं। तो उनके द्वारा एक प्रोसेस डिफाइन है, और वो अनुभव की संभावना के को इंक्लूड करते हुए उस मतलब उसके लिए आदेश, संदेश, निर्देश और स्टडी का मेथड, अध्ययन जो है ये रखते हैं कि भैया इससे जो है अनुभव संपन्न हो सकता है। जैसे कोई बच्चा कुछ भी सीखना चाहता है, तो जैसे कोई कार चलाना सीखना चाहता है, तो जो ड्राइविंग स्कूल वाला है वो उसको आश्वासन देता है कि भैया हमें गाड़ी चलानी आती है, आप 15 दिन की हमारे यहाँ पे क्लासेस करो और हम आपको, अब जिस तरह से हम कहेंगे वैसे चलो, आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। एक आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ये कहते हैं कि भैया 4 साल तक हमारे यहाँ पे पढ़ो, हमने एक सिलेबस बनाया है, ये पढ़ लोगे, हम आपके साथ में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप में भी पढ़ने की लगन होगी, आप इंजीनियर बन के निकलोगे। तो जिसको आता है वो प्रोसेस डिफाइन करता है, और जिसको समझना है वो अपनी रुचि दिखाता है, और जो जिसने प्रोसेस डिफाइन किया है उसके आदेश, संदेश, निर्देश, आदेश मतलब ऑर्डर, निर्देश भी ऑर्डर ही हुआ, संदेश मतलब किसी भी तरीके से मैसेज दे रहे हैं, और अध्ययन मतलब स्टडी करने का प्रोसेस जो है वो बताया गया है। तो जिसको आता है, इस केस में हम कह रहे हैं कि जिसको अनुभव संपन्न हो गया, और अदरवाइज हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमने दूसरे उदाहरण भी देख लिए। तो वो जो है जिसको आता है वो फिर जो सीखना चाहता है, समझना चाहता है, उसको इस तरह से एक किसी प्रोसेस के अंतर्गत समझा सकता है। पहले उसकी संभावना दिखाता है, इवेंचुअली करके भी दिखा देता है। ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन इसका बन रहा है। भैया मुझे पूछना था, जो इसमें लिखा है इनसे ही संभव है, तो जैसे बाबा जी को तो जो अनुभव हुआ वो समाधि से और उससे हुआ, तो मतलब यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि ये बस इन्हीं चीजों से संबंध है, मतलब अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा, उनको तो अपने आप से ही हुआ था ना अनुभव। तो ये भी दीदी बिल्कुल ना वो इसी तरह से बात होगी। अगर मैं इसको उदाहरण लूं, तो जैसे अगर हमें बच्चे को लॉ ऑफ ग्रेविटी समझाना है ना, तो हम उसको कहते हैं कि भैया तू स्कूल जा और क्लास 8th में या क्लास 9th में जाके लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम ये भी सवाल उठ सकते हैं कि भैया स्कूल ही क्यों जाना है, तू भी नारियल के या सेब के पेड़ के नीचे बैठ जा, और जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ लिया था सेब को गिरते हुए देख के, अब तुम भी सेब को गिरते हुए देखो और सोचो, और तुम भी लॉ ऑफ ग्रेविटी वैसे समझ सकते हो। तो थ्योरेटिकली यस, वैसे भी लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझा जा सकता है, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है क्या?
है ना। तो मतलब किसी ने मेहनत लगा के जो है एक लंबे तरीके से समझा, अब हर आदमी वैसा नहीं कर पाएगा, है ना। हमने करोड़ों बच्चों को लॉ ऑफ ग्रेविटी क्लासरूम में बता दिया, अगर इन सबको सिर्फ ये कहते कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ और लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ लो, तो कितने बच्चे समझ पाते। तो सीधा अस्तित्व से समझना एक मुश्किल काम है। किसी ने अस्तित्व से समझ लिया और उसकी एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से जिसको समझ में आया, उसी ने सोचकर बताया कि भैया जिसको नहीं समझ में आया अब ऐसे समझ में आएगा, तो उसी ने प्रक्रिया बनाई और हम क्लासरूम में लॉ ऑफ ग्रेविटी को ले गए और अब करोड़ों बच्चों को हम समझा पाते हैं। तो इसी तरह से जागृति को भी इस तरीके से बाबा जी ये प्रस्ताव दे रहे हैं। बाकी जो है तो डेमोक्रेसी कोई आदेश नहीं है कि ऐसे ही समझना है, किसी को और भी समाधि संयम से समझना है, वो वाला रास्ता भी खुला हुआ है। मतलब मैंने जब अपने में टटोला तो मेरे को ये वाला ज्यादा इजी लगा। समझना तो चाहते हैं लेकिन अब समाधि संयम करने का स्टेमिना नहीं है, तो ऐसे समझेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। जी भैया बहुत बढ़िया। भैया इसमें बाबा जी ने भी तो लिखा हुआ है ना कि भाई इतना 18 घंटे की उन्होंने दिए और इतने साल दिए, ये सबकी ताकत में भी नहीं है। बिल्कुल 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 दीदी, वही मैंने भी कहा कि बोलो हमारी भी ताकत बनी है, हम भी उसको पहचान ही रहे हैं कि हमारे स्टेमिना में नहीं है वो चीज। बिल्कुल ठीक बात है। अगली अनुभूति बताएं। पहला जी नहीं, मैं तो केवल उसको रखना चाह रहा था बस कि जो पहला स्टेटमेंट जो है, जीवन में अनुभव सह अस्तित्व में होना स्पष्ट है। तो मतलब सह अस्तित्व को ही समझना है, वही अनुभव है ना। ये वाली बात स्पष्ट है। है ना, समझना है तो वही कोई समझना किसको है, तो अस्तित्व को समझना है। और अस्तित्व सह अस्तित्व नहीं, अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व संघर्ष नहीं है, अस्तित्व सह अस्तित्व है। इसलिए अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये इसका मूल बिंदु है मध्यस्थ दर्शन का। तो अनुभव संपन्न होंगे तो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में ही दिखेगा। अगर अभी भी हमको अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में नहीं दिखता है तो अभी समझ में नहीं आए, मतलब अभी समझना है, अभी समझ ही रहे हैं, हम सब भी समझ ही रहे हैं। जी भैया आगे बढ़े, बताइए। ये हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके द्वारा जो संज्ञानशीलता पूर्वक अवस्था में उन 5 ज्ञानेंद्रियों को हम संज्ञानशीलता को जागृत करने में लगाकर संज्ञानशील होने के लिए राइट, और उसके द्वारा हम प्रमाणित होना स्वाभाविक है व्यवस्था में। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये मैंने कहीं शिविर में सुनी थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये परंपरा में ना बड़े अच्छे से शब्द ढूंढे गए हैं। ये देखो, ये हमारे पूर्वजों का उपकार है हम पे कि कम से कम शरीर के लेवल के ऊपर ये इन चीजों को नाम इतने अच्छे दे पाए। ज्ञानेंद्रियां मतलब जैसे आंख है ना, जीभ है, कान है, ये सब क्या है, ये ज्ञानेंद्रियां है ना। तो इनसे हम अस्तित्व का ज्ञान जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भ्रमित मानव ने इन इंद्रियों को मनोरंजन का साधन बनाकर छोड़ दिया, है ना। आंख, जीभ, कान, ये जितना भी है सारा का सारा इससे मैक्सिमम एंटरटेनमेंट हो पाए, सारा इंद्रिय सुख की तरफ चला गया। तो ज्ञानेंद्रियों जो थी वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए जो थी, ये नाम के हिसाब से जो है वो परंपरा ऐसा हमारे को इंडिकेशन दे रही है, ऐसा संदेश दे रही है। लेकिन वो कहीं ना कहीं पे बात बीच में खो गई। मतलब जैसे जैसे मानव ने विकास किया
तो ये ज्ञानेंद्रियां जो है, ये ज्ञान का साधन जो है वो नहीं रह गई, ये मनोरंजन का साधन जो है वो बन गई। तो इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा मैं समझदार हूं, है ना, मैं संज्ञानशील बन पाऊं और उसके बाद व्यवस्था में प्रमाणित हो पाऊं, व्यवस्था में भागीदारी कर पाऊं। ये बड़ी एक नेचुरल सी बात है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ये स्वाभाविक ही है। इसी आधार पर मन में मूल्यों का आस्वादन क्रिया संपन्न होता है ना। तो ये जो संज्ञानशीलता की बात करें, जब हम समझ की बात करते हैं, तो ये जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो मन में मूल्यों का आस्वादन शुरू होता है, नहीं तो उससे पहले रुचि मूलक आस्वादन जो है वो चलता रहता है ना। तो मूल्यों के आस्वादन की तरफ ध्यान जाता है, मैं अपने को एक्सप्लोर कर पाता हूं, मैं देख पाता हूं कि भैया हाँ, ये दो अलग अलग तरीके हैं जिनसे मैं सुखी हो रहा हूँ। एक रुचि मूलक से सुखी हो रहा हूँ, रुचि मूलक आस्वादन से, एक मूल्यों के आस्वादन से भी सुखी हो। तो मूल्यों का आस्वादन की तरफ ध्यान जाता है। ये वाली क्रिया जो है, ये जो है अपने में जो है एक तरह से प्रोमिनेंटली फिर प्ले आउट करती है, इस तरह ये जो है वो एक्टिव रहती है। तब संज्ञानशीलता अर्थात सह अस्तित्व समाधान प्रमाण प्रधान रूप में प्रमाणित होता है। तो जो मुझे जो समझ आई है, तब वो समझ किसकी आई है? सह अस्तित्व की आई है। वही फिर समाधान के रूप में मेरे जीने में आता है। सह अस्तित्व की समझ ही समाधान है और वही जीने में आता है। तो जीने में तो कुछ ना कुछ आएगा ही। अगर अस्तित्व की समझ नहीं है तो वो जो गैप्स रह गए हैं, जो अपने अंदर की ना समझ है, फिर वो ना समझ व्यक्त होती है, तो फिर मैं ना समझे पूर्वक व्यक्त होता। तो अदरवाइज जो है यहाँ पर कह रहे हैं अनुभव संपन्न मानव जो संज्ञानशीलता के साथ अर्थात सहअस्तित्व समाधान प्रधान रूप में प्रमाणित होता है। यही मूल्यों के आस्वादन के रूप में परिलक्षित होता है, दिखता है। यही निरंतर सुख का प्रमाण है। और तो निरंतर मानव निरंतर सुखी होना चाहता है, ये वाली बात हो चुकी है। निरंतर सुखी जो है वो रुचि मूलक आस्वादन से नहीं हो सकते। इसको तो हम लोग जितना प्रैक्टिकली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख ही पाते हैं। तो संज्ञानशीलता पूर्वक, फिर उसके बाद में क्या है? संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदना नियंत्रित होने का भी यही प्रमाण है। तो जितना जहां जहां पर हम संबंध को पहचानते हैं ना, संबंध को पहचानना, निर्वाह करना, ये जो हम न्याय की बात की थी, तो जहां जहां संबंध को पहचानते हैं, पहला स्टेप जो है वो संबंधों की बात है, फिर उसके बाद में व्यवस्था की समझ है। तो पहले संबंधों की जब बात करते हैं तो ये भी देख पाते हैं कि हम सब भी जहां जहां संबंध को पहचानते हैं, वहां वहां पर हमारी संवेदनाएं ऑटोमेटिकली नियंत्रित रहती हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। घर में कुछ अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है, और चीज कम है तो मैं बड़ी इजीली बच्चे के लिए छोड़ देता हूँ, हाँ बेटा तुम ले लो, है ना। लग तो खुद भी अच्छा रहा था, ज्यादा होता तो मैं भी शौक से खाता, लेकिन अब वो कम है तो अब मेरी संवेदना नियंत्रित होगी, क्योंकि संबंध को पहचाना। तो जितना जितना हम संबंध को पहचानते हैं, उतनी वहां पर संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। और फिर जितना अपने अपना अपना संबंध सह अस्तित्व के साथ में पहचानते हैं, पूरी मानव जाति के साथ में अपना संबंध पहचानते हैं, फिर वहां पर हर जगह पर वो संवेदनाएं जो हैं वो ऑटोमेटिकली नियंत्रित होती है ना। जब तक वो संबंध को नहीं पहचाना रहता, तब तक एक मेहनत का काम लगता है। मतलब काफी परंपरा में ये मैसेज आता है कि अपनी आवश्यकताएं कम करो, सिंपल जियो, ये एक मेहनत का काम लगता है, बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच लगती है। तो यहाँ पर मतलब ये कह रहे हैं कि समझदार होएंगे तो उसके बाद में जहां जहां हमारे को संबंध समझ में आएगा, पहले संबंध अपना परिवार में संबंध समझ में आएगा, नेक्स्ट लेवल के ऊपर पूरा व्यवस्था के साथ में, धरती के साथ में अपना संबंध समझ में आता है। तो जैसे जैसे संज्ञानशीलता में आगे बढ़ते हैं, संवेदनाएं नियंत्रित, ये भी एक नेचुरल सी बात है। इसको भी हम अपने में एक्सप्लोर करके देखें कि होता है ऐसा या नहीं। जी भैया। और अगर संज्ञानशीलता नहीं है तो और संवेदना से हम जी रहे हैं तो भी वो भ्रमित मानव की कैटेगरी में है हम। वो तो है ही, बिल्कुल है ना। 10 क्रिया को ही संज्ञानशीलता कहा, 4.5 क्रिया भ्रमित मानव। जी भैया।
ये अगले वाला जो है ये काफी सिंपल सा है लेकिन काफी पावरफुल है। इसको एक बार दोबारा पढ़ लें और मुझे लग रहा है कि वैसे तो क्लियर है लेकिन इसी का कुछ ध्यान जाए अपने शब्दों में रखेंगे तो भी ठीक रहेगा। क्या करना है भैया, दोबारा पढ़ लें इसको? हाँ, या मतलब बिना पढ़े वैसे भी एक एक मतलब थोड़ा सा मतलब अपने शब्दों में रख लें कि भाई हाँ ये क्लियर है ना। मेरे को तो सिंपल हिंदी लग रही है लेकिन फिर भी एक बार आप में से कोई रख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो रजित भाई आप रख रहे हैं, मैं पढ़ूं? आप पढ़िए भैया। सॉरी दीदी। हाँ। और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज। मतलब मैं देख रहा हूँ कि चलो मतलब पहले तो कोई भी कम होता था, आज आप 2 लोग रख रहे हैं लेकिन बाकी लोग भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई और पढ़ ले प्लीज, मतलब अच्छा रहेगा। राहुल भाई, देव भाई, आप रखेंगे कुछ? जी भैया। जीवन सदा सुख की पिपासा, मेरे को पिपासा का मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, प्यास प्यास मान लो। प्यास। जीवन सदा सुख की पिपासा से त्रसित रहता है, सदा मतलब सुख की प्यास में रहता है, बस ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी। सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा अजस्त्र प्रयत्न के पश्चात भी उसकी अक्षुण्णता या निरंतरता ना हो पाने के परिणाम स्वरूप ही ऐसा सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। हाँ, पहले एक बार इसको देख लें। ये ठीक है भैया, इतनी बात ठीक लग रही है? बहुत बढ़िया। ये जो बीच में शब्द आया अजस्त्र, इसका हाँ, मतलब क्या है? अजस्त्र प्रयत्न मतलब अनटायरिंग एफर्ट्स। आदमी ने बहुत मेहनत की शरीर के माध्यम से कि भैया मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन फिर भी निरंतर सुखी नहीं हो पाया, है ना। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तेल निकल गया, लेकिन पैसे बहुत इकट्ठे कर लिए, खूब मेहनत की। बाद में पता चला यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है। कोशिश पूरी करी कि हाँ, इंद्रिय सुख की निरंतरता बनी रहे, लेकिन जो चीज परमानेंट नहीं है, इंद्रियां ही परमानेंट नहीं है, तो सुख की निरंतरता कैसे परमानेंट हो सकती है? है ना। तो जब वो नहीं हो पाया तो उस एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, परिणाम स्वरूप ऐसे सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील रहता है। तो बहुत कोशिश कर ली फिर भी नहीं हुआ तो फिर और कोशिश करता है ना, फिर और कोशिश करता है, फिर रास्ते भी बदलता है ना। कभी भौतिकवाद की तरफ जाता है, कभी मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाता है, कभी प्रवचन सुनता है, थोड़ा सा वहां पे सोलेस मिलता है, फिर वापस दबाव आता है, फिर भौतिकता की तरफ जाता है। मतलब वो कोशिश करता ही रहता है कि एक वो जो सुख की प्यास जो है ना वो शांत हो जाए, है ना, निरंतरता बन जाए सुख की। जी। ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है। ये भी मतलब वही है कि जो मतलब यहाँ पे ये पता चलता है ना कि हमने पीछे भी समझा है कि मानव आवाज चली गई आपकी राहुल में। मानव जो है वो शरीर और जीवन का हाँ, संयुक्त रूप है। हाँ, तो जीवन से तो शरीर से तो पंच इंद्रियों के द्वारा निरंतरता पाने की कोशिश करी सुख की, वहां से सुखी नहीं हो पाया। तो फिर जो संभावना जगी वो इसी सिद्धांत पे ये जगी कि अब जीवन यानी अपनी जो चेतना है इसका विकास करके, या चेतना कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करके मैं प्रमाणित हो सकता हूँ और सुख की निरंतरता की संभावना जगती है उससे। ठीक है। तो चैतन्य पक्ष की भी जागृति की अलग अलग स्थितियां हैं। सिर्फ हम इसको बाइनरी नहीं कह सकते कि आदमी या भ्रमित है और या जागृत है। इसको ना अगली अनुभूति में आया था, अभी हमने जब पढ़ा था। तो ये बौद्धिक विकास जो है ना, इसको पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत तथा अजागृत पे,
है ना। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जागृति जो है, इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से इन शब्दों में रखा गया है। और ये फिर जब हम आगे बढ़ेंगे अगले पेज पे तो ये और डिटेल में आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप अगर जब नेक्स्ट वीक आए तो इसको थोड़ा सा पढ़कर भी आ सकते हैं। ये पेज नंबर 141 पर है। अल्प जागृत, अर्ध जागृत या अर्ध विकसित या अर्ध जागृत, और फिर जागृत या पूर्ण जागृत, इसको विकसित कह रहे हैं, है ना। तो ये जो है, इसको और डिटेल में जाके ज्ञानावस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में दिखती है, परिलक्षित होती है, मतलब 3 कैटेगरीज में है। तो ये यहाँ पर आएंगे जब हम पहुंचेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतना सा है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, मतलब जो जितना ऑलरेडी एडवांस्ड है, उसका पूर्ण जागृत होने और प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है। बिल्कुल ठीक बात है। जो डेस्टिनेशन के जितना पास है, उसका डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। राहुल भाई ठीक है ना इतनी बात? तो जी भैया, जी भैया, ये बस इतना ही कह रहे हैं यहाँ पर कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, उसका पूर्ण जागृत होने और प्रमाणित होने की उतनी ही ज्यादा संभावना है। हाँ, ये जो नीचे भी भैया लिखे हैं वो अल्प हाँ जी, हाँ जागृत और जागृत और हाँ जी, अर्ध जागृत, हाँ हाँ, पूर्ण जागृत, ये सारे जागृति क्रम वाले हाँ, मतलब उसी की स्टेजेस है, अपने में हम कल्पना ला ही सकते हैं, मतलब है। जी 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 जी। तो जो बाबा जी ने ये बोला है कि मतलब पूरे दर्शन को अगर एक लाइन में अगर बोलना हो तो बाबा जी ने अस्तित्व सह अस्तित्व है, हाँ, और विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उसी के साथ उसी को हाँ, थोड़ा सा तो ये जागृत, हाँ, ये जागृति क्रम की स्टेजेस, जी जी जी, है ना। तो फिर जो जितना वो जैसे जैसे जो जागृत हुआ, उसकी सुख की निरंतरता बनी, है ना। और तो आदमी सुख की निरंतरता ही चाहता है, इसीलिए मानव अपने से अधिक जागृत से संपर्क एवं संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो जहां से अपनी मान्यता या समझ के अनुसार मानव को सुखी होने की संभावना लगती है, मानव वहीं पर उठना बैठना शुरू करता है ना। जहां पर लगता है कि पैसे वालों के साथ, पैसे से मैं सुखी होऊंगा, तो आदमी पैसे वालों को ढूंढता है, पैसे वालों की संगत में उठना बैठना शुरू किया जाए, है ना। जहां पर जिनके बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, वहां पर फिर वो पेरेंट्स अपने आसपास ढूंढते हैं कि भैया आईएएस ऑफिसर कहीं से मिल जाए तो बच्चों की उनसे दोस्ती करा दी जाए, राइट। तो आदमी को जहां से सुखी होने की संभावना मिलती है, जहां से लक्ष्य पूर्ति की संभावना बनती है, वहां पर आदमी संपर्क एवं संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये हम सब अपने में भी देख सकते हैं। अब हमारे को संभावना लग रही है कि हम ये मध्यस्थ दर्शन समझ के हमारे निरंतर सुखी होने की संभावना बन रही है। ये जो सूत्र है, ये हम पे भी अप्लाई हो रहा है। तो हम भी अपना संपर्क और संबंध अब किन लोगों से बढ़ा रहे हैं? जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन समझा है। ये ऐसा ही कर रहे हैं ना हम लोग भी। जी। तो संभावना जो है वो प्रेजेंट होती है, और हम उस संभावना को स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारे एफर्ट्स ऐसे ही होते हैं। ये हर मानव पे लागू होता है। भैया बस इसमें ऐड करना चाहूंगी, है जी, इसमें ऐड करना चाहूंगी जो राहुल भैया ने बोला था। हाँ, कि बताइए। हम मतलब जो चैतन्य पक्ष है तो वही शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो जीवन की आवश्यकता सुविधा के लिए है, और शरीर की आवश्यकता सुविधा के लिए है, और जीवन की सुख के लिए। बट हम वही उसको मिक्स करते रहते हैं, इसलिए जो पुनः प्रयत्नशील है, तो ये इसलिए ये पूरा साइकिल चलता ही रहता है। तो अलग अलग चीजें ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, है ना। तो ये जो हमने ना वो जो आशा विचार इच्छा है, जो 4.5 क्रिया है, ये मेन ड्राइविंग फोर्स है। ये 4.5 क्रिया का जो बची हुई 5.5 क्रिया है, जहां पर मैं था, मैं अब उस डायग्राम को ना वापस दिखाते हैं। देखिए, इसीलिए खोल के रखा था कि जो मन वृत्ति चित्त है, ये यहाँ पर जो ये है ना, बाहर से शुरू हो रहे हैं मन वृत्ति चित्त, ये कल्पनाशीलता बोल रहे हैं, आशा विचार इच्छा, ठीक है। इनका जब ध्यान जो है, ये
ये अवेयरनेस होती है कि मैंने तृप्त होना है, मैं क्या हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है। तो फिर ये कल्पनाशीलता मैं की तरफ ध्यान देना शुरू करती है। अभी हम लोगों के साथ हम उस स्टेज पे हैं कि हमारे को ये सूचना मिल गई है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये सूचना हमको कुछ हद तक स्वीकार है कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर और जीवन हूं, और जीवन का ऐसा स्वरूप है। तो आशा विचार इच्छा चलती रहती है जब तक आत्मबोध नहीं रहता है, जब तक मैं की अवेयरनेस नहीं रहती है, तब तक शरीर का बोध ही रहता है। तो ये सारी आशा विचार इच्छा जो है वो शरीर और आउटर वर्ल्ड की तरफ डायरेक्टेड रहती है, फोकस्ड रहती है, 4.5 क्रिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने वो आदेश, निर्देश, संदेश, अध्ययन जो भी शब्द सुने थे, तो बाबा जी हमको ये अध्ययन के माध्यम से, संदेश के माध्यम से बता रहे हैं कि बेटा, जीवन ऐसा है, तुम ये जो मैं लिखा है ये हो, ठीक है। तो मैं की तृप्ति के लिए भी मन, वृत्ति, चित्त ही लगेंगे, और अगर नहीं लगेंगे तो मैं तृप्त नहीं रहूंगा, होऊंगा ही नहीं तृप्त। तो अगर आशा विचार इच्छा जो है, मन, वृत्ति, चित्त, ये बाहर की तरफ ही ध्यान देते रहते हैं, तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, मैं की आवश्यकता पूरी नहीं होती, मैं अतृप्त रहता हूं। आई रिमेन अनकंटेंटेड, आई रिमेन डिससेटिस्फाइड, आई रिमेन अनहैप्पी, ठीक है, क्योंकि अपना डिजाइन ही नहीं पता चला। तो ये आशा विचार इच्छा या मन, वृत्ति, चित्त, इनका ध्यान मैं की तरफ जाए, मैं ये हूं, शरीर का भी ध्यान रखना है, मैं का भी ध्यान रखना है, राइट। तो फिर काम निकल कर आता है कि भाई हाँ, तो उसके लिए अलग काम करना है, शरीर के लिए वो भी करना जरूरी है, और मैं के लिए भी अलग काम करना है, वो भी करना जरूरी है। ये जो है बात निकली इतनी। तो जो आप अभी दीदी बात कर रहे थे कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, दोनों तरह की आवश्यकताएं हैं, मुझे लगा ये डायग्राम सामने रख देते हैं। मतलब मैं में वो संज्ञानशीलता आ जाता है कि, और फिर उसी से शरीर की संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। तो संज्ञानशीलता जो है वो जीवन में ही आता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है, ये जब मैं की तरफ, आत्मा की तरफ जो इनका ध्यान जाता है और फिर काम करते हैं, तो 4.5 से 10 क्रिया की तरफ में बढ़ता है, राइट। तो उससे जो है, जैसे जैसे समझ आती है, वो मेरे कार्य व्यवहार में भी जाती है, ठीक है। तो अब मेरी सही और गलत की स्पष्टता और बढ़नी शुरू हो जाती है। पहले तो सही गलत का भी पता नहीं रहता है ना, जो समझ होती क्या है ये भी पता नहीं है। अब ये पता चलता है कि हाँ, सही गलत क्या रहता है, फिर उसके साथ में अपना आचरण ठीक होता है, उससे मैं तृप्त होता। इतना क्या सोच रहे हैं दीदी? बहुत ही पावरफुल था ये, मतलब जो ये दोनों अनुभूतियां हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, तो बढ़िया हो गया। तो यहाँ पर अनुभवात्मक अध्यात्म एक पुस्तक है, तो उसमें ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने कुछ यहाँ से कोटेशंस वगैरह भी लेके, वस्तु के रूप में जीवन क्या है, मध्यांश सहित 4 परिवेशों के रूप में क्रियाशील इकाई है, ये जीवन है। मध्यांश में मैं हूं, और फिर 4 परिवेश में बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है। ये एज ए रियलिटी जीवन है, ऐसा जो है अध्यात्मवाद में बाबा जी ने एक सूत्र के रूप में लिखा, ऐसा है ना। तो जब तक ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, मतलब ये बुद्धि और मैं की तरफ नहीं ध्यान रहता, मन, वृत्ति, चित्त जो है बाहर की तरफ फोकस्ड रहता है, शरीर और बाहरी दुनिया की तरफ, तो फिर वहीं पर ही फोकस रहता है, उससे मैं तृप्त नहीं। ठीक है, इसको ठीक है, पता है। मैं ही पढ़ूं क्या? हाँ हाँ, आप पढ़ना चाहें तो बड़ा बड़ा अच्छा रहेगा। रहस्य का उन्मूलन चैतन्य पक्ष बौद्धिक की जागृति के स्तर पर आधारित है। चैतन्य पक्ष बौद्धिक सहज जागृति स्तर भेद से उसकी अवस्थाएं हैं। तो रहस्य का उन्मूलन चैतन्य पक्ष की के जागृत
जागृति के स्तर पर आधारित है। मतलब कितना आप भ्रमित, रहस्य, मतलब ये भी बोल सकते हैं ना भैया कि इंसान भ्रमित होता है तो भी वो रहस्यता के अंदर ही रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जितना भ्रमित है उतना रहस्यता में है, और जितना जागृति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है उतना रहस्य कम होता जा रहा है। जी, तो जैसे जैसे मतलब जैसे उसका चैतन्य पक्ष की जागृति होती है, उसी के आधार पर उसकी रहस्यता, मतलब उसके जो रहस्य मतलब हो गया ना कि जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है उसको हम रहस्य बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो जैसे जैसे उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहते हैं, वो वैसे वैसे मतलब उसका रहस्य दूर होता रहता है। ये जागृति के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, टोटली। और जैसे जैसे जागृत हो जाता है, जैसे ही पूरा जागृत हो गया, वैसे ही रहस्य मुक्त हो जाएगा। चैप्टर का जो नाम है रहस्य मुक्ति, है ना, जागृत आदमी रहस्य मुक्त है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और इसको सिर्फ हम अभी पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि अगले पेज पे जब इसका डिस्क्रिप्शन आएगा तब वहां पर पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट हम समझ लें कि बौद्धिक विकास या जागृति के ग्रेडिंग के हिसाब से बाबा जी ने ऐसे नाम दिए अभी: पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत तथा अजागृत। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं अगले पेज पर जब आएगा तब वहां पढ़ लेंगे। जी ठीक है, तो अभी 3:45 हुए हैं, तो एक काम करते हैं कि 3-4 अनुभूति को इकट्ठा पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर उनकी चर्चा कर लेंगे। भैया एक बार ऐसा करो कि 15 मिनट में देखते हैं, अगर इतना हो जाए, एक बार इतना पढ़ लेते हैं, फिर इतने पे बात कर लेंगे। मैं कंटिन्यू कर लूं? कर लीजिए भैया। चैतन्य इकाई में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा, ये 5 बल अविभाज्य हैं। मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में बौद्धिक प्रयुक्ति है। यह क्रम से आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अस्तित्वानुभूति है। भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। बुद्धि के आत्मविमुख होने से भ्रमित चित्रण और इच्छाओं का होना पाया जाता है। जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में वृत्ति के द्वारा विचार, चित्त की अनुरूपता में चित्त की इच्छा बुद्धि के बोधन के अनुरूप तथा बुद्धि आत्मा की अस्तित्वानुभूति पूर्वक सार्थक होती है। फलतः प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाएं सिद्ध होती हैं। स्थूल शरीर और मन के मध्य में आशा, मन और वृत्ति के मध्य में विचार, वृत्ति और चित्त के मध्य में इच्छा, चित्त और बुद्धि के मध्य में संकल्प तथा बुद्धि और आत्मा के मध्य में प्रमाण की अपेक्षा रहती है तथा यह आवर्तन क्या है? प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप में नाम आवर्तन क्रिया है। यही जागृति जीवन चक्र है। बढ़िया भैया। ठीक है, तो जितना हम कर पाए इसमें से, जल्दी नहीं करेंगे, जितना भी टाइम लगता है अच्छे से समझेंगे। ये तो अपने आप में स्पष्ट है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। चैतन्य इकाई में क्या है, मतलब जीवन परमाणु में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये 5 बल अविभाज्य है ना। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, आज के सेशन के शुरू में भी हमने रखा ही था इस चीज को। तो ये जो है अविभाज्य है, इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर है, फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये वो भी है अक्षय बल है, मतलब इसको कितना भी यूज करें ये कम नहीं होता है। ये शरीर की ऊर्जा यूज जैसे जैसे करते जाते हैं शरीर कमजोर होता जाता है। ये वाले जो है ये अक्षय बल है, मतलब ये जो है ये खर्च करने से कम नहीं रहते।
कंटिन्यूसली 24/7 एक्टिव रहते हैं। मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में बौद्धिक प्रयुक्ति है। तो आदमी जो कुछ भी करता है वो बौद्धिक प्रयुक्ति मतलब जो जीवन से एक एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि ऐसा करना है ना। मतलब इसको रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, हम सब अपने अपने लक्ष्य बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे एक विचार पक्ष रहता ही है ना? तो वो विचार वक्त पक्ष जो है, फिर वो हम कार लेने जाते हैं, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, है ना, हमने खाना खाना है, ये सब क्रियाकलाप है, लेकिन इस सब के पीछे एक विचार पक्ष है। खाने में क्या खाना है, कितना खाना है, गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी लेनी है ना, कैश डाउन से लेनी है कि ईएमआई से लेनी है, कपड़ा लेना है तो कौन सा लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है, ये है ना, उसका महंगा सस्ता देख, ये सारा का सारा क्या हुआ, ये बौद्धिक प्रयुक्ति है। तो सिर्फ एक बेसिक फैक्ट है, उसको उसको सटीक भाषा में लिख रहे हैं कि मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में बौद्धिक प्रयुक्ति है। ये चैतन्य पक्ष की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, आदमी सोच रहा है और सोच के कुछ कर रहा है। बायोलॉजिकली जो हमारे शरीर में हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, जैसे कि मेरे नाखून बढ़ रहे हैं, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, है ना, मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, ये वाले सारे बायोलॉजिकल काम अपने आप हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो मानव का क्रियाकलाप है वो जो है उसमें एक चैतन्य पक्ष का ये बौद्धिक प्रयुक्ति है। और ये बौद्धिक प्रयुक्ति क्या है, यही आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति जो है, ये हमने वो जो 5 राइट साइड पे देखे थे उनको यहाँ पर लिखा गया। ये इतना तो सिंपल है। अब जो है यहाँ से थोड़ा और डिटेल में हुआ, इसको आप पढ़ के कोई अपने शब्दों में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर मेरे को भी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं ऐड करूंगा। यहाँ पर आप शुरू कीजिए, कोई भी करें। देव भाई आप करेंगे, आपने अभी तक ज्यादा नहीं किया। महेश भाई आप भी, महेश गुरलीन जी आप भी कुछ ऐड कीजिए। देव भाई अभी आप शुरू करो पहले, फिर महेश जी से पूछेंगे। देव भाई आवाज नहीं आ रही है। हाँ उनकी आवाज बहुत लाइट आ रही है। अच्छा, अब मेरे को तो आ ही नहीं रही। मैंने तो वो हेडफोन्स पहने हुए ना, तो बहुत हल्की हल्की सुनाई दे रही है। अच्छा, नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज तो। गुरलीन जी आप रखो फिर। चलिए आपकी आवाज आ रही है गुरलीन दीदी। हाँ रखिए गुरलीन जी। तो ये परिवेश, 4 परिवेश की ही यहाँ पर बात हो रही है। पर इसमें उल्टा है ना, कि अगर भ्रमवश होता है तो उसका एक हाँ, तो नीचे की तरफ नियंत्रण रहता है। ये वाली अनुभूति जो है ना, इसमें भ्रमित क्रियाकलाप कैसे होता है ऐसा बता वो रहे हैं, और फिर बिल्कुल। अगली वाली जो है जागृत क्रियाकलाप कैसे होता है वो बता रहे हैं। तो भ्रमवश ऐसा होता है, जागृति में ऐसा होता है, तो ये 2 अनुभूतियां हैं। तो आप पहले इसको देखें, इसको बताएं। तो भ्रमवश में क्योंकि शरीर और आशा का एक जो रहता है, तो इसमें जो मन है वो बेसिकली शरीर का आशा से नियंत्रण, मतलब वहां से जो भी उनको मिलता है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम वृत्त की बात करेंगे तो वो आशा के अनुरूप जो विचार है, जो बेसिकली मन और विचार का जो कनेक्शन है, वो वृत्त जो है वो फिर किसके अधीन होगा, आशा और विचार के। चित्त जो है फिर वो आशा और विचार के नहीं, विचार तो वृत्ति में, आशा। हाँ, हाँ, आशा के हाँ, आशा के आश्रय में जो विचार है उससे जो है वो वृत्त, उस तरीके से वृत्त का जो रहेगी वो क्रिया रहेगी। तो विचार जो है दीदी वो वृत्ति में ही है, तो वृत्ति के द्वारा आशा जो है वो मन में है ना, तो वृत्ति में विचार जो है अब वो आशा के अनुरूप हो रहे हैं, तो नीचे मन के अकॉर्डिंग जो है वो विचार जो है वो आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं इधर।
आगे बढ़े। भैया इससे भी एक लेवल नीचे हाँ जी, होगा ना, जब आप सिर्फ शरीर के हाँ, तो ये अनुसार। वो पहले वाला आया ना यहाँ पर, मन हम्म द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा। तो हम्म भ्रम में क्या रहता है कि मन में क्या हो रहा है, संवेदना, संवेदना मतलब यही हमारी इंद्रियां जो है ना, शरीर हम्म में, शरीर के हम्म। माध्यम से संवेदनाएं हैं। तो मन में सुखी होने की आशा जो है वो संवेदनाओं संवेदनाओं के से अधीन। गवर्न है, सब, हाँ, संवेदनाओं के अधीन है, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। तो इसी तरह अगर चित्त करेंगे तो चित्त जो है वो संवेदना के अधीन आशा, आशा के अधीन विचार, और विचार के अधीन जो इच्छा है, उससे फिर वो क्रिया में रहेंगे। हम्म, तो ये इंद्रिय मूलक हुआ बेसिकली, ये जिसको इंद्रियों के नियंत्रण से ही आपका पूरा जो चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसमें आत्म विमुख हो जाता है, मतलब आपका जो बिल्कुल ही इंटरनल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही, मतलब तभी आपको एकदम बेचैनी रहती है हाँ, वो बिल्कुल। इग्नोर हो गया आ, बेसिकली, उसकी हाँ तरफ मतलब तो हमारा वो आपको ध्यान ही नहीं है। ध्यान ही नहीं गया। आत्म विमुख का मतलब ये है कि मतलब मुख मतलब मेरा मुंह किसी चीज की तरफ है, तो विमुख का मतलब उस तरफ मेरा मुंह ही नहीं है, मतलब मेरे आत्म आत्म मैं क्या हूं उसको मैं भूल ही गया, उसको देख ही नहीं रहा। आई एम नॉट हाँ पेइंग एनी बिल्कुल अटेंशन टू दैट। बिल्कुल। ये तो सेम ये वो तो आपका डायग इच्छा, या सॉरी। ये सेम वही डायग्राम की बात हो गई ना भैया, जो अभी आपने पीछे हाँ, हाँ, बिल्कुल, प्रेजेंटेशन में बिल्कुल, दिखाया था बिल्कुल कि सही बात। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर देखना। यस, यस, तो जब मन है वो शरीर सापेक्ष हो जाता है, तो अंदर की जगह बाहर की तरफ से गाइडेड रहता है। बिल्कुल, और ये बाहर की तरफ से गाइडेड होना मतलब शरीर सापेक्ष होके हाँ, वो उसकी उस प्रणाली की बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी। इसमें मुझे याद आ रहा है कि इस चक्र में हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो हायर फैकल्टी है वो लोअर फैकल्टी से गवर्न हो रही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो तो जैसे जैसे हम ये जीवन क्रिया में नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर की क्रियाएं जो हैं, जो फैकल्टीज जो हैं, ये ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो श्रेष्ठ है ये अपने से नीचे वाले के अधीन है, तो इनकी श्रेष्ठता किसी काम की नहीं आ रही, तो और उसमें सिर्फ थर्ड फैकल्टी तक ही जा पाते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ तो इग्नोर ही हो जाती जी इसमें है। ना भैया मेरा काफी टाइम तक कंफ्यूजन ये रहा था कि जो मैं शायद आपसे भी बहुत बार सवाल पूछती थी कि तो क्या इसका मतलब हम इच्छाओं के अनुसार चले ही ना, जो ये समझ पाना कि अधीन होना का फर्क, और जो कि हम बिल्कुल ही अपनी रुचि को ना देखें या बिल्कुल इच्छाओं को जो इंद्रियों के अनुसार है उसको कुछ भी करे ना, पूर्ण ना करे, क्या ऐसा बोला जा रहा है? तो वो मुझे बहुत समय लगा था ये हाँ, समझने में कि यहाँ पर ये बात नहीं कही जा रही, यहाँ अधीन मतलब अगर आपको जहाँ पर चॉइस की बात आ रही है, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, तो आप किसको चूज कर रहे हैं आउट ऑफ द टू, वो बात करी जा रही है जो मुझे समझ में आया। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो तो यहाँ इसी पर हाँ, बताएं भैया भैया। भैया अगर इसको खाने के रूप में एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जनरली हम जब खाने की चॉइस करते हैं तो उसमें दो कैटेगरी होती है, एक उसका स्वाद होता है, दूसरा उसका न्यूट्रिशन होता है। तो अगर हम स्वादानुसार उस खाने को चूज कर रहे हैं तो शायद हमारी वो चॉइस गलत है एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशन को अगर हम प्रमुखता में रख रहे हैं इसको मैं ऐसे। इसमें हाँ, थर्ड थर्ड एस्पेक्ट भी डालूं, हाँ, हाँ, जी जिसमें डालो डालो। आपके घर में कुछ लोग हैं और आप मतलब मैं बहुत ही ऐसा सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, और आप चाह रहे हैं कि मिलकर खाना, तो एक है कि क्योंकि न्यूट्रिशन और वो दोनों ही शरीर का ही है ना कनेक्शन, मतलब मूल्यों का थोड़ा फिर इससे भी हटकर ऊपर आ जाएगा, जी यहाँ जी जी। दोनों ही शरीर के ही हिसाब से सोच रहे हैं हम। आप कह रहे हैं कि एक और उसमें एस्पेक्ट है कि हम अकेले खा रहे हैं या हम संबंधों के साथ खा रहे हैं, हाँ, तो वो एक अलग लेवल है एक्चुअली। है ना, बच्चे का कभी बर्गर खाने का मन कर रहा है और आप उसको न्यूट्रिशन वाले पे ही लेकर जाओ बार बार, तो कई बार बच्चे का मन, बच्चे के साथ भी हम बॉन्डिंग के लिए चले ही जाते हैं बर्गर खाने के लिए। हो सकता है कहीं पे टेक्निकली कोई बताए कि भैया यहाँ पर न्यूट्रिशन इतना नहीं है शायद, है ना, जो कुछ भी हो, या बर्गर नहीं कोई और नाम ले लें बेशक, जो भी चीज हो। तो
दीदी ध्यान यही दिला रही है कि जब हम संबंध को महत्व देते हैं तो मतलब वो वाली चीज के साथ में हमारा कार्यकलाप कैसे बदल जाता है, इसको हम अपने में देख पाए। जी बिल्कुल। फिर उसमें हम न्याय धर्म सत्य की तरफ जाते हैं ना, चूज करने में। हम प्रिय हित लाभ से नहीं करते, है ना। तो अभी इस लाइन को हम, इस अनुभूति को जब हम दोबारा पढ़ें तो बाबा जी ने ना यहाँ पर एक नया शब्द दिया, ये ज्यादा नहीं आया है, लेकिन एक बोलते हैं अनुभव मूलक प्रणाली और एक यहाँ पर बोल दिया इंद्रिय मूलक प्रणाली, है ना। तो अनुभव मूलक मतलब जब मैं अनुभव संपन्न होता हूं तो फिर जो है वो आत्मा, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन और मन के बाद में कार्यकलाप, फिर इस लेवल पे चलता है जो कि अगली अनुभूति पे आएगा अनुभव मूलक प्रणाली में। और ये इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली जो है, इसमें बुद्धि और आत्मा तक पहुंचते ही नहीं है, इसमें सिर्फ 4.5 क्रिया में ही सारा काम हो रहा है, इतना जो है हमारे ध्यान में बना रहा है ना। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं मैं। भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, है ना। तो इंद्रिय सुख कैसे मिलेगा, उसी से ही मन जो है ना कार्यरत है उसमें। आज सुखी होने की आशा जो है वो संवेदनाओं से, इंद्रिय सुख से जो है मन में वैसे सुखी होने की आशा। और फिर उस आशा को पूरा करने के लिए विचार, एक बार मन ने कहा कि भैया ऐसा करना है, तो फिर सारा विचार जो है ना लग गया कि भैया इसका जुगाड़ किया जाए, इसको पूरा कैसे करना है ना। तो फिर जो है सारा विचार पक्ष उसके लिए लग गया। और फिर जो चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप जो है वो इच्छा, ये इतना जो काम जो है ना ये इसमें 4.5 क्रिया में हो रहा है, ये इंद्रिय मूलक प्रणाली है। और यहाँ पर बुद्धि जो है वो आत्मविमुख है, और बुद्धि मतलब आत्मा अपनी तरफ ध्यान नहीं है, मैं क्या हूं ये ध्यान नहीं है, बुद्धि का भी कुछ नहीं हो रहा, 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। अभी इस अनुभूति को इतना हमने डिस्कस कर लिया, एक बार जागृति वाले पार्ट को भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा एक टोटल जागृति और भ्रम का कंपैरिजन होके देन वी विल वाइंड अप टुडेस सेशन। इसको कौन पढ़ेंगे या कौन रखेंगे? गुरलीन जी आप ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या और कौन कौन है? एक सेकंड मीटिंग में देखें। शैलेंद्र भाई हैं, विशाल जी हैं, प्रतिभा जी हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, आप नमस्ते रखेंगे? भैया। हाँ जी नमस्ते भैया मैं जब ये सुन रहा था तो ये सोच रहा था कि शायद कल आपने ही बताया था कि मतलब जो अपना शरीर है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाँ जी। तो और कुछ इंटरनल ऑर्गन है और ये शरीर है और इसमें एक जीवन है। तो शरीर को बनाए रखने के लिए जो है ना वो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जहां से वो मैसेज जाता है हार्ट को चलाने के लिए, और किडनी विडनी को, इनको एनर्जी चाहिए तो खाना चाहिए, भोजन चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए बाकी जो चीज चाहिए। और इनकी एक्टिंग के लिए वो कर्मेंद्रियां हैं कि इनको कैसे पूरा करेंगी, और ये इसको जीवन इसमें बना रहेगा। तो अभी जो बात चल रही थी स्वाद वगैरह की, टेस्ट वगैरह की, ये सब मतलब बाबा जी ने जैसे बताया है और वहां चलाया कि ज्ञानेंद्रियों से हमें सुख का आभास होता है, संवेदनाओं से होता नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा कहा गया है। हाँ तो अभी तक मेरे को इतना ही समझ आया था कि जैसे हम वो टेस्ट में जा रहे हैं, तो हम टेस्ट में जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल, ये तो पहले की बात हो गई। अभी जो ये अनुभूति हाईलाइट किया भैया, इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहते हैं? ना भैया थोड़ी बड़ी बात है। भैया बड़ी बात भी करनी है, आप धीरे धीरे करके। तो बाद में भी थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। कोई नहीं। और कौन रखेंगे फिर? शालिनी दीदी, विशाल भाई, प्रतिभा जी, आप ऐसे कोई रखना चाहते हैं? नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। हाँ कीजिए ना, कीजिए दीदी। हाँ मैं जैसे हम पहले वाला जैसे हमने सुना, मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे 2 स्टेप है, जैसे एक तो भ्रमित परंपरा और एक जागृत परंपरा। तो उसमें जो हम लोग भ्रमित परंपरा में जीते हैं, तो हमारा जो मतलब हमारा मन जो है वो शरीर सापेक्ष होता है। इसका यही मतलब है कि जो शरीर से संवेदना जो आती है, हमारा मन उससे विवश होता है।
तो हमारे शरीर में जो जैसे जैसे इंद्रिय, जैसे हमको कोई खाना अच्छा लगा या फिर कोई तो जो भी चीज हमको अच्छा लगा तो मन उसके हिसाब से चलता है। बढ़िया। तो उसी हिसाब से जैसे मतलब जो आशा, उसके बाद फिर मन वृत्ति फिर मन के हिसाब से चलता है। फिर जो विचार आता है तो इच्छा फिर विचार के हिसाब से चलता है। और बुद्धि फिर अहंकार, बुद्धि में अहंकार होता है, इसलिए वो, क्योंकि वो आत्मा को वो मतलब पहचान नहीं पाते। वो अभी अगले पेज पे आएगा, बुद्धि अहंकार है, वो जब आएगा तब उसके तब देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है भैया। तो इस हिसाब से उसको हमने भ्रमित नाम दिया है। और ये इसलिए मैंने इसको इंद्रिय मूलक बोला है। बिल्कुल। ताकि हम सारा के सारा हमारा जो भी हम जी रहे हैं अभी, तो सारा के सारा इंद्रियों से ड्रॉ हो रहा है। तो अब ये जो हाईलाइट किया जागृति वाले को रखें दीदी। हाँ भैया, एक्चुअली मैं पहले थोड़ा उसको करके फिर ये करना चाह रही हूँ। बढ़िया, ठीक है। तो इसमें इसलिए जागृति में क्या होता है कि हमारा फिर वो जो जैसे ही हम हमेशा ही आत्मा हमेशा ही उसी स्टेज पे रहता है, अल्टीमेट स्टेज पे, और हमेशा ही वो मतलब वो जैसे परमात्मा हमेशा ही अनुभूत रहता है। इसीलिए वो सारे के सारे जो क्रियाकलाप है, हम ऊपर से भी आए या हम नीचे से भी जाए, हमारा एकदम बिल्कुल भी संतुलन रहता है, नियंत्रित रहता है। इसलिए अगर हम हमारा जो संवेदना वो भी हमारा नियंत्रण रहता है, तो हमारे जो भी इच्छा, जो भी हमारा आशा भी होती है, वो भी एक सहअस्तित्व के अनुरूप होता है। तो उस हिसाब से विचार भी उस तरीके से होता है। पर इसमें ऐसा होता है कि आशा के विचार के द्वारा आशा चलती है और इच्छा के द्वारा विचार चलती है। जैसे जैसे वृत्ति मतलब मन शरीर को चलाता है, वृत्ति मन को चलाता है, फिर चित्त वृत्ति को चलाता है। बिल्कुल। फिर आत्मा फिर बुद्धि चित्त को चलाता है, और हमेशा बुद्धि आत्मा के अनुरूप चलता है। तो ये दोनों को ही मतलब प्रत्यावर्तन परावर्तन दोनों को मतलब इसमें सिद्ध होता है। हम ऊपर से जाए तभी भी नियंत्रण रहते हैं, और हम नीचे से भी जाए तभी भी हम नियंत्रित रहते हैं। बढ़िया दीदी, बढ़िया दीदी, आपने पहली बार रखा, लेकिन गुड। बहुत बढ़िया दीदी। हिंदी का मुझे प्रॉब्लम है, मैं तो हिंदी नहीं, हमें तो नहीं लगी प्रॉब्लम, हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा लगा। मेरा भी हिंदी मैंने भी एक ही क्लास में सीखा था, और पढ़ना भी लिखना भी मुझे नहीं आता। मैं ऐसी बात सीख के फिर ये बुक जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि मैं शायद पढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे मतलब डिफिकल्ट होगा। पर मैं जैसे हिंदी पढ़ लेती हूँ, पर उसका जो अर्थ होता है ना भैया, जैसे मुझे लगता है कि मैंने जैसे ओडिया मीडियम में पढ़ी हूँ, तो उसमें जो वर्ड्स है ना, ये सारे इसके साथ बहुत मैच करता है। तो इसलिए मुझे जैसे ये जागृति वाला जैसे वर्ड है कि भ्रम जो होता है, वो हमें उड़िया में भी जो लिटरेचर होता है उसमें भी हमने यूज किया है, इसलिए थोड़ा सा मुझे समझ आता है। फिर भी मैं तो वीडियो देखती हूँ आपकी हो किसी की, तो ठीक है भैया। दीदी बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, काफी अच्छा रखा आपने। ऋतु, तो आपको कुछ ऐड करना है? अभी तो नहीं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारा का सारा बोला। प्रतिभा दीदी से पहली बार लंबी बात रखी है थोड़ी, मेरे को भी सुन के काफी अच्छा लगा। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि उनको हिंदी में मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि आपकी तो बहुत ही अच्छे से आपने रखा है, मतलब बहुत क्लियरली। थैंक यू। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक समरी के रूप में अगर देखें तो इस अनुभूति में यही कह रहे हैं कि जो है मतलब इसको अगर मैं इस तरफ से पढ़ना शुरू करूं तो शायद हम एक बार इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं कि बुद्धि जो है वो आत्मा अस्तित्व में अनुभूत है, उसके हिसाब उससे बुद्धि अलाइंड है। और फिर चित्त की इच्छा जो है वो बुद्धि के अनुरूप है, बुद्धि में जो बोध है उसके अनुरूप है। और फिर वृत्ति में विचार जो है वो चित्त के अनुरूप है। और फिर मन में जो आशा है वो वृत्ति के अनुरूप है ना। तो अब जो है वो हायर फैकल्टी या बेटर फैकल्टीज, जो श्रेष्ठ फैकल्टीज हैं, उनके अनुरूप उनसे अलाइंड जो है लोअर फैकल्टीज हैं। और ऐसे चलते चलते मन की आशा जो है वो वृत्ति के अनुरूप है, और फिर मन जो है वो शरीर को उसके हिसाब से गवान करता है। तो ये दोनों अनुभूतियों में इस तरह से जीवन क्रिया के रेफरेंस में भ्रमवश मानव का कार्यकलाप कैसा रहता है 4.5 क्रिया में, वो इस अनुभूति में डिस्क्राइब किया गया। और जागृति में 10 की 10 क्रियाओं में फिर कैसे रहता है वो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो ये देखिए, मतलब मैं आपको ना सिर्फ ये अच्छा हुआ आज के सेशन में इतना एक ट्रेलर के रूप में हम देख पाए कि जीवन क्रिया जो कि मध्यस्थ दर्शन का एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पावरफुल एस्पेक्ट है अपने को समझने के लिए। ये वाला चैप्टर जो है वो
इसमें काफी सारा जो है वो जीवन क्रिया वाला पार्ट है, और मतलब बाकी जगहों पर भी है, इसमें काफी जो है एक तरह से कंडेंस्ड है। तो ये हमने आज इसमें बस 2-3 अनुभूतियां भी देख पाए। अगली बार जब आप सैटरडे को आए, सैटरडे संडे को पढ़ने के लिए, तो अगर 3-4 पेज पढ़े हुए होंगे तो ये इसको अगर हम थोड़ा सा सोच के रखेंगे तो इस तरह से डिस्कशन करने में, प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण के साथ में देख पाएंगे हम लोग, तो ज्यादा अच्छे से अपने में क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर अभी रुक सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है, और यहाँ से हम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। ठीक रहेगा ऐसे? जी भैया। जी भैया। ठीक है, तो बताइए और कोई पार्टिंग रिमार्क्स हो तो बताएं, नहीं तो फिर अपना क्लोज करते हैं। ठीक है, तो गुड, नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।